रामपुर नामक गांव में केशव नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी इकलौती बेटी सविता के साथ रहता था। उसकी आर्थिक हालत बहुत खराब थी। वो बहुत गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन उसके घर जमींदार सेठ बनवारी लाल आता है और कहता है, मुझे उधार दिए हुए सालों बीत गए हैं, पर तूने आज तक एक पाई भी वापस नहीं लौटाई है। आज मुझे मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तुम सबको धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। सेठ जी, बस 2 दिन की मोहलत और दे दीजिए। कल मेरा बेटा शहर से लौटने वाला है। जैसे ही वो वापस आएगा, मैं सबसे पहले उसे आपके पास भेजूंगा और वो आपके सारे पैसे चुका देगा। आपने इतने सालों तक सब्र रखा है, तो क्या आप सिर्फ 2 दिन और नहीं रुक सकते? मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरी मजबूरी को समझिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन की और मोहलत देता हूं। अगर 2 दिन में मेरे पैसे मुझे नहीं मिले तो तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंककर तुम्हें भी इस गांव से बाहर निकाल दूंगा। ऐसा बोलकर जमींदार वहां से चला जाता है। तब सविता अपने पिता से कहती है, पिताजी, भैया 2 दिन में आ जाएंगे ना? अगर इस बार भैया नहीं आए तो जमींदार तो हमें गांव से निकलवा देगा। इस बार वो हमारी एक भी नहीं सुनेगा। आज देखा नहीं आपने, वो कितना गुस्से में था। वो तो आज ही हमें निकाल देता। तुम फिक्र मत करो बेटी, रोहन ने कहा है वो जरूर आएगा और उसने पैसों का इंतजाम भी कर लिया है। उसके आते ही जमींदार को सारे पैसे लौटा दूंगा, फिर फिक्र करने की कोई बात नहीं। 2 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, लेकिन रोहन नहीं आता है। दोनों बाप बेटी रोहन का इंतजार कर रहे थे। फिर एक व्यक्ति केशव के घर आकर बोलता है, अरे केशव भाई, गजब हो गया। जिस कारखाने में तुम्हारा बेटा काम करता था, उस कारखाने में बहुत भीषण आग लग गई है और उस कारखाने में काम करने वाले जितने भी लोग थे, सारे के सारे बहुत बुरी तरह से जल गए हैं और खबर मिली है कि उसमें से कोई नहीं बचा। ये सुनकर केशव के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और वो फूट फूट कर रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने? अब मेरा और मेरी बेटी का क्या होगा? हम कैसे जिएंगे? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन उनके गांव में एक व्यक्ति सूटकेस लेकर आता है और रास्ते में उसे जमींदार दिख जाता है और वो कहता है, अरे भाई साहब, जरा सुनिए, यहाँ केशव जी का घर कहाँ है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? तुम कौन हो और कहां से आए हो? इस गांव के तो नहीं दिखते। आप तो जानते ही होंगे कि केशव जी के बेटे की कारखाने में आग लगने की वजह से मृत्यु हो गई थी। उसने इतने सालों तक बहुत मेहनत करके बहुत सारे पैसे जमा कर दिए थे। वो सब लेकर रोहन घर आने ही वाला था, लेकिन उससे पहले यह दुर्घटना हो गई, जिस वजह से कारखाने के मालिक ने उनके परिवार वालों के लिए पैसे भेजे हैं। मैं उसके वही पैसे उसके पिताजी केशव जी को देने आया हूं। ये सुनकर जमींदार के मन में लालच जाग जाता है और वो सोचता है, क्यों ना मैं इसे बोल दूं कि मैं ही केशव हूं और इससे सारे पैसे ले लूं। वैसे भी केशव ने मुझसे कर्जा लिया है, वो खुद तो मुझे चुकाने से रहा। मैं इसी से ही पैसे ले लेता हूं, जिससे मुझे कर्ज का पैसा भी मिल जाएगा और मेरा काम भी बन जाएगा। पर इसके लिए मुझे इसे यहां से भगा देना होगा। अरे भाई, तुम एकदम सही आदमी से मिले हो। मैं ही केशव हूं और जिसकी तुम बात कर रहे हो वो मेरा ही बेटा था। अच्छा हुआ भाई साहब, आप मुझे यहीं पर मिल गए, वरना मुझे पूरे गांव में यहां वहां भटकना पड़ता। ये लीजिए आपकी अमानत, अब मैं चलता हूं। ये कहकर वो व्यक्ति वहां से चला जाता है और जमींदार वो सूटकेस लेकर अपने घर आ जाता है। जैसे ही वो सूटकेस खोलकर देखता है तो उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। जमींदार ये सब देखकर खुश हो जाता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटी, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? हम तो पूरी तरह से रोहन के भरोसे पर थे, लेकिन पता नहीं ईश्वर ये कैसी परीक्षा ले रहा है। रोहन ही तो हमारा एकमात्र सहारा था, भगवान ने उसे भी हमसे छीन लिया। भगवान इतने कठोर दिल कैसे हो सकते हैं? कभी कभी लगता है कि भगवान है ही नहीं। अगर होते तो हमारे साथ इतना सब नहीं होता, जबकि हमने कभी किसी का बुरा भी नहीं चाहा।
आप चिंता मत कीजिए, मैं भी आपके काम में हाथ बटाऊंगी। हम कुछ ना कुछ करके जमींदार का कर्ज लौटा ही देंगे। आप फिक्र मत कीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। सविता अब दूसरों के घर में काम करना शुरू कर देती है। वो लोगों के घर में झाड़ू पोछा करती है। ऐसे ही दिन बीतते गए और एक दिन सविता जमींदार के घर के पास पानी लेने जाती है और उसी दिन जमींदार के दोस्त का बेटा सोहन जमींदार के घर आता है। तभी उसकी नजर सविता पर पड़ती है। पहली नजर में ही उसे पसंद करने लगता है, फिर वो अंदर चला जाता है। प्रणाम चाचा जी, आपने मुझे पहचाना? मैं आपके दोस्त श्यामलाल का बेटा हूँ। मेरा नाम राघव है। अरे राघव बेटा, तुम कितने बड़े हो गए हो। तुम्हें जब पिछली बार देखा था तब तुम बहुत छोटे थे, इसलिए तुम्हें पहचान नहीं पाया। बोलो बेटा, कैसे आना हुआ? वो क्या है चाचा जी, दरअसल पिताजी ने एक जमीन का सौदा करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। बस वही जमीन देखने के लिए मैं आया हूँ। इस सिलसिले में आपसे थोड़ी बात भी करनी थी। अच्छा, तो तुमने अब अपने पिताजी का कारोबार भी संभालना शुरू कर लिया है? हाँ चाचा जी, थोड़ा बहुत मैं भी देख लेता हूँ। अब पिताजी की उम्र के कारण उनसे ज्यादा काम नहीं हो पाता, इसलिए अब मुझे ही करना पड़ता है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। आपसे एक बात पूछनी थी चाचा जी। दरअसल मैं जब आ रहा था तब कुएं के पास मैंने एक लड़की को देखा था। क्या आप बता सकते हैं कि वो लड़की कौन है? कौन सी लड़की? वो आपके घर के सामने जो कुआं है वहां पर मैंने एक लड़की को पानी भरते देखा। आपको पता है वो लड़की कौन है? रुको राघव बेटा, तुम चाय पियो, तब तक मैं देख कर आता हूं। जमींदार जब बाहर जाकर कुएं की ओर देखता है तो कुएं पर उसे खुद की ही बेटी दिखाई देती है और सविता वहां से जा चुकी होती है। अरे राघव बेटा, जिस लड़की के बारे में तुम पूछ रहे हो वो मेरी ही बेटी है। अच्छा ठीक है, जाने दीजिए। और बताइए आप कैसे हैं? राघव बात को पलट देता है, लेकिन जमींदार को इस बात पर शक हो जाता है। मुझे लगता है राघव बाबू को मेरी बेटी पसंद आ गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरी बेटी रिया इतने बड़े खानदान में चली जाएगी तो उसका नसीब ही चमक जाएगा। इतने अमीर लोग मुझे और कहीं नहीं मिलने वाले। अच्छा चाचा जी, अब मैं निकलता हूँ, मुझे देर हो रही है। नहीं बेटा, एक दो दिन रुक कर जाओ, जरा गांव की शुद्ध हवा में रहो। हमें भी थोड़ा मौका दो तुम्हारी खातिरदारी करने का। नहीं चाचा जी, इस बार नहीं, अगली बार आऊंगा तो जरूर रुकूंगा। इतना कहकर राघव वहां से चला जाता है और घर जाकर अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मैंने गांव में एक लड़की देखी है। मुझे वो लड़की बहुत पसंद आई और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। बेटा, तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? पिताजी, वो आपके गांव के दोस्त है ना, जिनके यहाँ आपने मुझे आज भेजा था, उन्हीं की लड़की से मुझे शादी करनी है। वाह बेटा, ये तो अच्छी बात है। वो तो मेरा अच्छा दोस्त है, वो बिल्कुल भी मना नहीं करेगा। मैं कल ही उसके पास जाकर शादी की बात करता हूँ। वो भी ये सुनकर बहुत खुश होगा। दूसरे दिन राघव और उसके पिता जमींदार के घर आते हैं। अरे मेरे दोस्त, बहुत दिनों बाद आज मिल रहा है। तू तो बहुत बड़ा आदमी हो गया है यार। याद है हम दोनों ने साथ ही कारोबार शुरू किया था और तू कहां से कहां पहुंच गया। आज तो तूने मुझे बहुत खुश कर दिया जो अपने बेटे के साथ मेरे घर आया है। मैं तुझे देखकर बहुत खुश हूं। राघव की वजह से हमें अभी आना ही पड़ा। दरअसल राघव को तुम्हारी बेटी बहुत पसंद आ गई है और वो उससे शादी करना चाहता है। उसकी बात करने के लिए हम यहाँ आए हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने आज मेरा दिल खुश कर दिया। हमारी दोस्ती आज रिश्तेदारी में बदलने जा रही है। इससे ज्यादा खुशी की बात और मेरे लिए क्या हो सकती है। चलो अभी अपनी बेटी को बुलाओ। हमें उसे देखे बरसों हो गए हैं। जब हमने उसे देखा था तब तो वो 5 वर्ष की ही थी। तभी जमींदार अपनी बेटी को आवाज लगाता है। रिया बेटी, जरा यहां तो आना। जैसे ही रिया अंदर आती है, राघव उसे देखकर दंग रह जाता है और कहता है, अरे चाचा जी, जिसे मैंने उस दिन देखा था, ये वो लड़की नहीं है, वो लड़की कोई और थी। ये आप क्या बोल रहे हैं राघव बाबू? अपने उस दिन जिसे देखा था ये वही लड़की है? ठीक से देखिए, शायद भूल गए हो। ये वही लड़की है जो उस दिन कुएं के पास खड़ी थी। नहीं नहीं चाचा जी, मुझे अच्छी तरह से याद है, ये वो लड़की नहीं है। राघव, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम तो तुम्हारे कहने पर ही यहाँ आए थे। तुमने ही कहा था कि तुम्हें इनकी बेटी पसंद है। सच कहूं तो मुझे भी रिया बहुत पसंद आई है। अब तुम किस लड़की की बात कर रहे हो?
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमें तो यही लड़की ठीक लगी है और मेरी तो यही ख्वाहिश है कि तुम्हारा रिश्ता मेरे दोस्त के घर में ही हो। रिया में कौन सी कमी है? पर पिताजी, मुझे तो उसी लड़की से शादी करनी है जिसे मैंने उस दिन कुएं के पास देखा था। चलो दोस्त, अब हम चलते हैं। तुम्हें हमने तकलीफ दी उसके लिए माफ कर देना। इसमें तकलीफ कैसी? शायद मुझे ही सुनने या समझने में गलती हो गई होगी, पर मैं कोशिश करूंगा कि उस लड़की को जल्द से जल्द ढूंढ लूं। कहीं राघव ने उस फटीचर केशव की लड़की सविता को तो नहीं देख लिया? उस दिन वहीं थोड़ी देर पहले वहां पानी भरने आई थी और शायद राघव उसी की बात कर रहा था। राघव को पूरे गांव में वो फटीचर सविता ही मिली थी। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। कहां मेरी बेटी और कहां हो भिखारी की लड़की सविता। राघव के वापस आने से पहले मैं केशव को गांव से निकलवा दूंगा। जमींदार केशव के घर जाता है और कहता है, केशव, तुम मेरे अच्छा होने का फायदा उठा रहे हो। मैं इतने दिनों से चुप इसलिए बैठा हूं क्योंकि तुम्हारा बेटा अभी अभी गुजरा है और उसके गुजरने के वजह से मैं खुद से तुम्हारे यहां नहीं आया, पर मैं तुम्हारी राह देख रहा था। अब मैं कुछ नहीं सुनने वाला। अब तुम मेरा सारा पैसा लौटा दो, और वैसे भी मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मोहलत दे दी है। जमींदार जी, मैं इतने सारे पैसे अभी कहाँ से लौटा पाऊंगा? आपको तो पता है अब मेरा बेटा भी नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। अगर पैसे नहीं हैं तुम्हारे पास तो अभी के अभी मुझे ये घर खाली करके दे दो। मैं इसे बेचकर अपना कर्ज वसूल कर लूंगा। बस अब बहुत हो गया। जमींदार जी, ऐसा मत कीजिए, ऐसे तो हम रास्ते पर आ जाएंगे। मैं अपनी जवान बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगा? कुछ तो रहम कीजिए। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। बस तुम ये घर खाली कर दो और यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं मेरे लोगों को कहकर तुम्हें घर से धक्के मारकर बाहर निकला दूंगा। हम खुद को झूठी तसल्ली नहीं दे सकते। हम यूं लकड़ियां बेचकर और दूसरों के घरों में काम करके जमींदार के पैसे नहीं लौटा पाएंगे। हमें ये घर छोड़कर जाना ही होगा। इतना कहकर सविता अपने पिताजी को लेकर घर के बाहर चली जाती है और दूर कहीं जंगल में रहने लगते हैं। एक दिन केशव की तबीयत खराब हो जाती है तो सविता खुद जंगल चली जाती है लकड़ियां काटने के लिए। सुबह से शाम हो जाती है पर सविता जंगल से नहीं लौटती। केशव परेशान हो जाता है तो सविता को ढूंढने जंगल की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में केशव की तबीयत खराब हो जाती है और वो बैठ जाता है और दूसरी तरफ सविता भी घर पहुंच जाती है। राघव सविता को ढूंढते हुए केशव के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है, बाबा, अब ठीक तो हो ना? आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? आपकी तबीयत भी बहुत खराब लग रही है। अरे बेटा, क्या बताऊं, मैं अपनी बेटी सविता को ढूंढने के लिए जंगल में आया था। वो लकड़ियां काटने गई थी और अब तक घर नहीं लौटी है। कोई बात नहीं बाबा, आप मुझे अपने घर का पता बताइए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूं। तभी राघव केशव के घर पहुंचता है। जैसे ही राघव की नजर सविता पर पड़ती है वो हैरान हो जाता है। पिताजी, आप ठीक तो हो ना? बेटी, मैं तो ठीक हूं। तुम्हें ढूंढने जंगल गया था, पता नहीं वहां मेरी तबीयत कैसे खराब हो गई। तभी इन्होंने मेरी मदद की और मुझे घर तक लेकर आए। अगर ये वहां नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे पिताजी की मदद की। मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। बाबा, आप गांव के बाहर ऐसे जंगल में छोटी सी झोंपड़ी में क्यों रह रहे हैं? तब केशव अपनी सारी आपाबीती बताता है और जमींदार की सारी करतूत भी और अपने बेटे के बारे में भी बताता है कि कैसे उसने अपने बेटे को खो दिया। बाबा, वो कारखाना हमारा ही था। मैं ही उस कारखाने का मालिक हूं। दरअसल तकनीकी खराबी की वजह से वहां आग लग गई थी। उसमें काफी लोग मारे भी गए थे, लेकिन मैंने मुआवजे के तौर पर सभी परिवारों को 3 लाख भिजवाए थे। बेटा, यहां तो कोई भी नहीं आया। हमें कोई पैसा भी नहीं मिला। अगर मिल जाते तो तुम ही सोचो हम इस जंगल में क्यों होते। बाबा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए। इस बात का पता लगाकर आपको आपके पैसे दिलवाकर रहूंगा। दूसरे दिन राघव अपने आदमी को लेकर केशव के घर आता है और पूछता है, साहब, मैंने वो पैसे इनको नहीं दिए थे। मैंने वो पैसे केशव नाम के एक आदमी को दिए थे। उसने ही कहा था कि उसका नाम केशव है और मैंने वो सूटकेस उनको दे दिया था और मैं फिर वहां से चला आया। मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे झूठ बोल रहा है। मुझे माफ कर दीजिए। अगर मैं उसे देख लूं तो उसको पहचान लूंगा। मैं तुम्हें 2 घंटे का वक्त देता हूं।
मुझे जल्द से जल्द वो इंसान चाहिए। पूरे गांव में पता करो जिसको तुमने वो पैसे दिए हैं। मालिक, मैंने पता कर लिया है। उस आदमी का नाम सेठ बनवारी लाल है और वो इस गांव का जमींदार है। इतना बड़ा धोखा मैं सोच भी नहीं सकता कि जमींदार इतना गिर सकता है। उसने मेरे बेटे के सारे पैसे खुद रख लिए और ऊपर से हमें घर से भी निकाल दिया। बाबा, आप फिक्र मत करिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर राघव अपने आदमी को लेकर जमींदार के घर जाता है। जैसे ही जमींदार उस आदमी को देखता है तो वो हक्का बक्का रह जाता है। मालिक, मैंने इसी आदमी को पैसे दिए थे। ये सुनकर जमींदार के पसीने छूट जाते हैं। वो राघव के सामने बहुत शर्मिंदा हो जाता है। चाचा जी, ये सब आपने किया है। मुझे तो यकीन नहीं होता। आपने गरीब आदमी के हक का पैसा उससे छीन लिया। आपको पता है रोहन के पिताजी को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। और इतना ही नहीं, आपने उनसे पैसे लेकर भी उन्हें इस गांव से बाहर निकाल दिया। आपने ऐसा क्यों किया? राघव बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मैं पैसों की लालच में आ गया था और अपनी बेटी के मोह में अंधा हो गया था। इसीलिए मैंने ऐसा किया। जब तुमने उस लड़की के बारे में बताया तभी मैं पहचान गया था कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सविता है। इसीलिए मैंने ये चाल चली। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे माफ कर देना बेटा। और फिर राघव और उसके पिता सविता के घर जाते हैं और सारे पैसे उसके पिताजी को दे देते हैं और उसके पिता से सविता का हाथ भी मांगते हैं।